आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमारा बड़ा ही स्पेशल शो है। तू मेरा मैं तेरे होय, तेरे जया बनूं दिसे दानी कोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज हमारा बड़ा ही स्पेशल शो है। आप करंट अफेयर्स तो देखते ही रहते हैं, अब पता चला मैं, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है सिंगिंग का। और म्यूज़िक के बगैर आप देख लें कि कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं उसमें भी बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको नज़र आ रहा होता है। करंट अफेयर्स में आप देखें जितने जलसे जुलूस आप देखेंगे म्यूज़िक के बगैर नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने अभी बहुत बड़े जलसे किए, वहाँ भी आपको म्यूज़िक मिलता है, मिली नगमे मिलते हैं और इसी तरह से लोगों का जोश जज्बा आपको नज़र आता है। पाकिस्तान में कितना टैलेंट मौजूद है, किस तरह हमारे जो नौजवान हैं, जो करंट म्यूज़िक इस वक्त मुल्क में चल रहा है, वो किस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ नौजवानों के साथ आज हमने ईद मनाने का, ईद गुजारने का फ़ैसला किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन नौजवानों के साथ बैठकर ईद मनाते हुए, ईद गुजारते हुए। इनका आपसे तारुफ भी कराते हैं और ये ईद किस तरह से गुजारते हैं, किस तरह यहाँ तक पहुँचे, इस एज में, इतनी कम उम्र में ये इतने बड़े अचीवर्स कैसे बने। तो जो हमारे नौजवान हैं, इवन वालिदैन हैं, जो भी देख रहा है आज का प्रोग्राम, वो ज़रूर देखें कि क्या चीज़ें हैं जो इंसान को यहाँ तक, आपके बच्चे को किसी भी फील्ड में हो, वो उसको एक मकाम दिला सकती हैं। तो मेरे साथ जनाब सामल ईसा खिलवी हैं और अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के बेटे हैं। और मैं इनसे हमेशा कहता हूँ कि कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी बन जाती है, कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है, तो उसमें एक अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात है। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं महक अली। और मैं इनसे यही कह रहा था कि ननकाना साहब से सीधा टाइम स्क्वायर, ये क्या कहानी है, ये भी इनसे बात करेंगे। दामिया फ़ारूक सिंगर हैं, कोक स्टूडियो में भी आपने इनको देखा, इनसे भी बात होगी। और अरिश्मा, जिन्होंने ये करिश्मा किया कि ढोल को ख़वातीन के साथ जोड़ते हुए पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया कि लड़की भी ढोल बजाती है। और फिर ख़वातीन कहती हैं कि मुझे भी बता रही थी कि अब शादी जो है अरिश्मा आएगी उसके मुताबिक हमने देखना है, क्योंकि वरना हमें तो मज़ा नहीं आएगा। मर्द ढोल वाला होगा तो हम तो इन्जॉय नहीं कर सकेंगे, तो अरिश्मा होगी तो हम भी इन्जॉय कर सकेंगे। तो अब शादी की तारीख भी अरिश्मा से पूछ के रखी जाती है, ये भी एक करिश्मा है। तो सामल से शुरू करते हैं, क्योंकि अकेले जो है ना ये हैं इस वक्त मेरे साथ, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, तो आज हम इनसे आगाज़ करते हैं, लड़के से ही। सामल, ईद के बारे में बताएं, कैसे गुजरती है, कितना मज़ा आता है, और किस तरह जो आप मुझे बता रहे थे कि सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, वो कैसा मूवमेंट होता है ईद का? सबसे पहले आपको और आपके देखने वालों को, यहाँ जितने मेरे कोलीग्स बैठे हैं, सबको बहुत बहुत सलाम और सबको बहुत ईद मुबारक। ईद हम मियाँ वाली ईसा खेल अपनी जो फैमिलीज़ हैं, अपने जो दोस्त हैं, अपने पुराने और हमारी जहाँ से रूट्स हैं, हम वहीं पे अपने मज़े में और वहीं पे गुजारते हैं। सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ भी फरमाइश होती है कोई गाने की, और ईद की मुनासबत से सब लोग, और कोई फैमिली में और भी हैं, या आप और वालिद साहब की ये जिम्मेदारी है कि भाई उन्होंने, कभी आप भी कहते हैं कोई और भी शुरू हो जाए? इंटरेस्टिंगली म्यूज़िक पे बात नहीं होती। अच्छा, सिर्फ सारा साल होता रहता है, सारा साल होता रहता है। ईद की बात होती है, ईद की खुशियों की बात होती है। और क्योंकि हमारा शोबा ऐसा है म्यूज़िक का कि हम एक जगह पे बैठते नहीं हैं, मुसलसल कंटिन्यूसली हम मूवमेंट पर होते हैं, तो फैमिली के साथ अपने इलाके में वक्त गुजारने का एक बड़ा अच्छा सुनहरी मौका होता है। फिर हम वहीं जाके हम कोशिश करते हैं कि वो वक्त सिर्फ फैमिली के लिए ही हम डेडिकेट करें उनके। मुझे ईद की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आप सब इकट्ठे हो जाते हैं। दामिया, आपकी ईद कैसे गुजरती है, किस तरह से गुजरती है, क्या आई होता है? थिंक वैसे तो बिज़ी होते हैं इंटरव्यूज़ वगैरह करते हुए, बट आजकल मैंने ना काफ़ी टाइम से पॉज इसको दिया हुआ है कि नो मोर इंटरव्यूज़। और आजकल अगर शीर खुरमा ना बनाओ तो मुझे लगता है ईद नहीं है। तो आई थिंक मम्मा जो बनाती ना, तो वो पुरानी वाइब्स आती हैं, पुरानी तो नहीं, बचपन की वाइब्स आती हैं कि जैसे दादी अम्मा बना रही होती थी शीर खुरमा एंड सारे कज़न्स बैठे हुए हैं, तो आई रियली लव दैट फीलिंग ना। तो अब ट्राई कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से इस बिज़ी स्केड्यूल में हम लोग मिलें और ये दोबारा इसको करें, हम याद करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये बताएं, ईद के हवाले से ईदी आज भी मिलती है क्या? अब आपसे लोग मांगते हैं, दी आप तो कमा रही हैं। बिल्कुल, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे बोल वालों ने कहा था कि उसामा ने आपके लिए ग्रिल्ड मंगवा के रखा है, तो मैं ननकाना जाने से पहले यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे ईद मना के मैं फिर घर जाऊँगी, तो हमेशा मैं घर पे ईद मनाती हूँ। और उन्होंने कहा था कि आप ईदी भी देंगे। अच्छा, हाँ, ये भी मैंने सुना। ये उनको मुझे भी बताना चाहिए था। गाना गाने के साथ फिर आप ईदी दें। अच्छा, ये ब्रेकिंग हो गया ना। यानी ये मुझे ऐसे गाना गाना होगा कि मैं ईदी दे रहा हूँ कि आप बर्दाश्त करें मुझे। हाँ जी। ये या ये पहली दफ़ा होगा कि कोई शख्स सिंगिंग के पैसे दे रहा होगा कि आप सुने मुझे। अच्छा,
तो ईद के बारे में बताएं, किस तरह से ईद गुजरती है? ईद में घर मनाती हूँ, यहाँ से मैं घर जाऊँगी और कुकिंग मैंने करनी होती है घर पे, तो सब बच्चे वेट कर रहे होंगे फैमिली के साथ। वहाँ पे भी म्यूज़िक की बातें होती है, सिर्फ खाना होता है, बातें होती हैं घर की, क्योंकि लाहौर में रहती हूँ तो होम टाउन ननकाना है, तो वहाँ जाना होता है मुझे। अच्छा, और घर वाले हाँ, कज़न्स घर वगैरह वाले आते हैं? सब cousins, अच्छा, आपने family। कुकिंग की चूँकि बात कर दी, वरना मैंने एक सवाल से अगला राउंड चलाना था। तो ये सिंगिंग में कोई फ़ायदा होता है कुकिंग का भी, कि मसाले उस तरह रखने हैं? लजीज, इस जितने तरह आप सुरीले उतना सुरीला खाना बनाते हैं। इट हेल्प्स कि वो मैं टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको आपको भेजूंगी, बिरयानी मेरी बहुत फेमस है तो मैं बना के भेजूंगी। वेरी गुड। चलिए, सिंगिंग के साथ भी बिरयानी भी फिर हम वो सुनेंगे नहीं, वो चखेंगे हम। खाएंगे। अरिश्मा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद पर भी आप बिजी होती हैं कि लोग बुलाते हैं, ईद का फंक्शन है किसी के घर या इस तरह का कुछ मूवमेंट है तो वो कहेंगे नहीं जी आ जाओ, या ईद पे कहती है नहीं, कम से कम ईद पे अगर मैंने ढोल बजाया सिर्फ घर वालों के साथ, फैमिली के साथ ढोल बजाया? ईद नॉर्मली चैनल्स पे गुजर जाती है, अपने व्यूवर्स के साथ, फैमिली के साथ नॉर्मल ईद गुजरती है, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे मेरे फैंस के साथ सेलिब्रेट करने में, और बड़ा मज़े का मूवमेंट होता है कि कभी इस चैनल पे होती हूँ, कभी उस चैनल पे होती हूँ, तो ईद मेरे फैंस के साथ गुजर जाती है। अच्छा, चैनल्स पर जाकर आप ये बताएं, सबसे ज़्यादा क्या सवाल पूछा जाता है आपसे? सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है, आप ईद कैसे मनाती हैं? वो चैनल्स पे ही गुजरता है। सबसे ज़्यादा ये ढोल के हवाले से क्या पूछा जाता है? ढोल के बारे में क्या पूछा जाता है चैनल्स पे कि ईद के रिलेटेड? ईद से रिलेटेड नहीं, वैसे ही जनरल क्वेश्चन। आपने जो लोग मिलते अच्छा, हैं आपने आपसे। ढोल कब से स्टार्ट किया? वाई ढोल? आप कोई और इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर सकती थी? हाउ मच यू अर्न? व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम? तो मैं बताती हूँ कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ढोल नहीं है, हमारा अपना बिजनेस भी है। ढोल मेरा पैशन है, शौक है, हॉबी है। चलें, हम कोशिश करेंगे कि वो सवाल भी फिर साथ हैं जो जहाँ से आप अर्निंग कर रही हैं, ये भी पूछेंगे। आपने बता दिया जितना ढोल से कमा रही हैं, इससे ज़्यादा कहीं और से भी अर्निंग हो रही है, तो ये आप सोच लें कि ढोल शौक के साथ हैं, इससे नहीं, ज़्यादा। मेरी मदर टेक्सटाइल डिज़ाइनर है, तो मम्मा का बिजनेस है, मेरे अच्छा। फादर का बिजनेस, हमारा कार शोरूम भी है। आपने तो परेशान नहीं होना, मैं किसी से उसकी कमाई नहीं पूछूंगा, क्योंकि आजकल बड़े बड़े सिंगर्स को FBR के नोटिसेस जा रहे हैं, तो लिहाजा हाँ, ना मैंने सवाल करना है, ना Thank you, कितने अच्छे हैं आप। आप बोल और हम भी ये सवाल आपसे नहीं करेंगे। हमारी डिक्लेयर्ड होती है, हम बच नहीं सकते, हमारी भी हमें इस तरह declared से है। बुलाया हम नहीं जाता। न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल है। हाँ जी, वो आपको सारा भी लोग account में रोकते आता है। होंगे, खबरें रुकवाते होंगे आपसे, ये बात ना करें, लोग आज- पैसे देते हैं खबरें रुकवाने के। आज अगर गाने के मुझे पैसे मिल रहे होते तो और बात है, कैश में फिर मैं कहता जी आप कैश दे दें, क्योंकि हमारी जो सैलरी होती है या यूट्यूब से भी जो अर्निंग होती है वो अकाउंट में आ रही होती है, तो हम वो कुछ कर कितना क्लियर किया इन्होंने अपने आप को। तो ईद पर आप मुझे डराना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास प्लास्टिक मनी है, पैसे इस वक्त है नहीं, तो ईद ही नहीं मांगनी है? नहीं, मुझे बताया होता तो मैं शायद कोशिश कर लेता, तो मैंने सवाल बताया करके- होता, आप भी कह दिए। हाँ, मुझे बताया नहीं। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगली ईद पे मिलेंगे, तो Plan मैं फिर करेंगे। कोशिश करूंगा कि कुछ जिस तरह मैं ईदी बाकी लोगों को देता हूँ, तो आप भी सब मुझसे छोटे हैं, सही तो है, इंशाल्लाह it's okay, आपको भी आप कुछ ना कुछ ईदी दी जाए ना, कि आप लोगों की शान अर्निंग मेरे से ज़्यादा होगी वैसे। अच्छा सामन, ये बताएं कि आजकल हो क्या रहा है? कोई जिस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि कोलैबोरेशन का मामला चल रहा होता है, मुझे खबर मिली है कि आप भी इस तरह कोलैबोरेशन, एक तो होता है म्यूज़िक में कोलैबोरेशन, तो आप वो ईस्ट वेस्ट कोलैबोरेशन भी है और मुल्कों के दरमियान भी कोलैबोरेशन चल रही है। बेसिकली मैं CEO हूँ ऑफ टोटल मल्टीमीडिया। इट्स बेस्ड इन वाशिंगटन DC, और हमारा काम ये होता है कि पाकिस्तान में जितना लोकल टैलेंट है, चाहे वो इस्टेब्लिश्ड हो चाहे न्यू टैलेंट हो, उसको हम प्लेटफॉर्म देते हैं टू प्रोड्यूस द कंटेंट एंड रिलीज़ इट थ्रू आवर जो हमारा रिकॉर्ड लेबल है, या उसके साथ साथ फिर हम लाइव कॉन्सर्ट्स की प्लेटफॉर्म देते हैं, जहाँ DC से लेकर कैलिफोर्निया तक वी गिव देम द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म। तो वो वहाँ पे जितनी भी परफॉर्मेंसेस, उसकी टेक्निकल, क्रिएटिव, मैनेजमेंट लेवल पे जितनी सपोर्ट है हम प्रोवाइड करते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ तक मेरा अपना म्यूज़िक की बात है, मैं ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, तो अभी मैं एक गाने पे काम कर रहा हूँ जिसमें एक फोक एलिमेंट है, पंजाबी एलिमेंट है और रैप एलिमेंट है। अच्छा, ये सो इट्स अंडर अ काइंड ऑफ लाइक हिप हॉप म्यूज़िक। तो उस पे हम एक पूरा एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सामिल, अब जिस तरह से पंजाब के हवाले से आप सिंगर्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो दो मुल्कों इंडिया और पाकिस्तान दोनों से सिंगर्स को लेकर, और ये आपका नया प्रोजेक्ट है? जी, बेसिकली वेस्ट में वैसे भी पंजाब जो दोनों चढ़दा पंजाब तेलंदा पंजाब जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे के लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल एक रिस्पेक्टिव व्यू रखते हैं। तो हम इसी कोलैबोरेशन को बाहर स्टेट्स में और इंटरनेशनली लेकर जाते हैं, ताकि हम उस साइड से भी, पाकिस्तान साइड से भी जो न्यू टैलेंट है और पुराना टैलेंट है जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, हम उनको प्लेटफॉर्म देकर हम वी प्रोवाइड देम ऑल द टेक्निकल सपोर्ट फॉर कॉन्सर्ट्स एंड फॉर म्यूज़िकल कंटेंट। तो
बेसिक आइडिया यही है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ग्रो करें, ताकि जैसे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तानी टैलेंट को हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें बाहर परफॉर्म करने का। ग्रेट, बहुत ज़बरदस्त। मैंने आगे ये पूछना है कि अब तक सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या आपको मिली किसी ऐसे सिंगर को जो प्रमोट किया और बहुत खुशी हुई हो? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अभी सोच के रखना है। अच्छा दामिया, अब जिस तरह आपको फेमस होने के बाद लोग जानते होंगे, फैमिली में कैसा रिस्पॉन्स है? कुछ बच्चे इस तरह कहते हैं जो आपसे यंग जनरेशन में हों, कम 2-4 साल पीछे या अभी पढ़ रहे हों, वो कहते हैं हमें भी बनाए ना, आप तो इतनी सिंगर बन गई, फलां से मिलती हैं, मैंने भी सिंगर बनना है, हमें भी सिखाओ, तो हमारे भी साथ चलो, कुछ ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट मतलब मुझे फ़ैन्स बहुत ज़्यादा मुझे टेक्स्ट आते हैं कि हमारे साथ कोलैबोरेट कर लें या आप मेरा गाना सुन लें, हम क्योंकि उनके पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो देर लाइक कि हमारी कंपोजिशन सुन लें, आप गा दें, बेशक कुछ कर लें। मैं बहुत पढ़ती हूँ ऐसे मैसेजेस, और घर में तो घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं, इससे सीखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, तो हाँ, हम खुद ही कर लेंगे। एंड आई थिंक ये अच्छी बात भी है, आपको ऐसी पेरेंट्स को, फैमिली को आपको ट्रीट करना चाहिए दैट यू आर अ नॉर्मल पर्सन, इट शुड बी दैट वे। कि जिनके साथ आप फिर कंफर्टेबल फील करते हैं कि कुछ तो कोई तो लोग हों, वरना तो बाहर और तरह से होता है, घर वालों के लिए तो फिर आप और अब कोई सारे आपको बेहतर करने पर लेकर जाते हैं कि नहीं अभी और बेहतर करना है और बेहतर। हाँ, और ये मैं कहूँगी मेरे मामा बाबा बहुत ज़्यादा हैं, मतलब हम फैमिली एक दूसरे की तारीफ़ नहीं ज़्यादा करते, बल्कि नुक्स निकाल रहे होते हैं कि अच्छा बेटा आपके यहाँ पे कमी थी, ये इंटरव्यूज़ में ये नहीं बोलना चाहिए था, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इंटरव्यूज़ बाय द वे। चले अब भी देखते हैं कि क्या क्या कुछ होता है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए मेरे भी वालिद साहब ना, वो लोग बड़ा कई दफ़ा कोई तारीफ़ कर देगा या कुछ कर देगा, लेकिन आज भी मेरी गलतियाँ मेरे वालिद साहब निकाल रहे होते हैं, और वो फिर कहते हैं कि जब कोई किसी दोस्त से करें या कोई मुझसे पूछता है अपने बच्चों के बारे में, तो कहता हूँ जी वालिदैन के लिए बच्चे हमेशा नालायक होते हैं, क्योंकि वो उनको और ज़्यादा आगे देखना चाहते हैं कि इससे आगे नहीं, भी देखो वो है, और एंड दे लाइक बेटा आपको नहीं पता, हम 200 किलोमीटर जाते थे स्कूल पैदल और पता नहीं क्या कुछ, तो यूर लाइक अच्छा हाँ ठीक है, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। चलें जी, ये तो बात हो गई। अच्छा महक, ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल मोमेंट आपका क्या आया? मुश्किल मोमेंट ये था कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मुझे म्यूज़िक करना है। मैं ननकाना से आ गई और मैं 2 साल हॉस्टल में रही, मैं अपने घर वापस नहीं गई थी। आई नो लाइक मैं जॉब भी की मैंने, लाइक वो जो छोटी मोटी होती है ख़ुद को सर्वाइव करने के लिए, लाइक ज्वेलरी बेच दो, बाजा बेच दो, तो इस तरह से मैंने सर्वाइव किया। सबसे मुश्किल ये था, और उससे ज़्यादा मुश्किल ये था कि हमारा हॉस्टल का दरवाज़ा 10 बजे बंद हो जाता था, तो मैं सारी रात कैफेटेरिया में बैठती थी, सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलता था तो मैं हॉस्टल जाया करती थी। तो फिर ये टाइम स्क्वायर कैसे पहुँच गई आप? इट टुक 9 ईयर्स, 9 साल, क्योंकि दरवाज़ा हॉस्टल का इसलिए बंद हो जाता था, मैं रेडियो पाकिस्तान सीखने के लिए जाती होती थी म्यूज़िक, मैं क्लासेस लेने जाती थी और मैं पॉइंट पे जाती थी जो बस चलती हैं, जब मैं वापस आती थी तो देर लग जाती थी, स्टॉप जगह जगह रुकती है बस, तो इसलिए तो बड़ी मेहनत किया, तो उसके बाद टाइम स्क्वायर्स पे गई हूँ। अच्छा सामल, आपने कभी वाइफ को भी गाने सुनाए हैं, या वो कहती हैं कि नहीं, या उनका कोई फेवरेट है जो आपको सुनाना पड़ता है या सुनाया हो? घर में जब भी मैं वाइफ के साथ बैठा हूँ तो मैंने कभी किसी तरीके से कभी गाना, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ़ क्रिटिकल हूँ, अच्छा, और सेल्फ़ क्रिटिकल मोड में जो है मैं एक बॉक्स में रह के ही प्रैक्टिस हो जाती है, सिंगिंग का तरीक़ाकार हो जाता है, मेरी म्यूज़िक प्रैक्टिस मैं वो करता हूँ। तो मैं कभी भी, मेरी कोशिश ये, मैं गाने अपने भी जब गाता हूँ तो मैं उसको कम ही सुनता हूँ। अच्छा, बट यही होता है कि सेल्फ़ क्रिटिकल होने की वजह से गाना बजाना जो है ना, मैं अपने हद तक रखता हूँ, और जब वो बहुत इंसिस्ट करती है तो फिर मैं 1-2 गाने सुना देता हूँ। सुना देते। अच्छा, हमें भी यार कुछ सुनाओ। उनको जो सुनाते हैं वो अपनी जगह, हमें जो आपको पसंद है। अभी थोड़ी देर पहले आप एक तराने का जिक्र कर रहे थे, वो मैं आपको सुना देता हूँ। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, ख़िज़ां से तुझको
बचा के रखूं बहार, तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। मेरे जो फेवरेट सॉन्ग्स कह लें, मिली नगमे भी इसमें हैं, उनमें से ये एक है। सामल, मेरे वतन जो बहुत खूबसूरत मिली नगमा है, इसके बारे में बताएं, ये किस तरह से बना, किस तरह से गाने में आपने गाया? बेसिकली ओरिजिनली एक फोक ट्यून है, मेरे फादर ने गाई, उस पर फिर हमने एक मिली नगमा लिखवाया। पहले पापा ने गाया, फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद मुझे पसंद आया, बहुत क्लिक हुआ और फिर मैंने गाया। और उसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि मुंशी मंसूर साहब हैं जिन्होंने लिखा है, और उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से उसको लिखा कि हर इंसान जो सुनने वाला है उसके दिल में उतर जाती है। ये एक पूरी एक स्टोरी जो है अपने मुल्क को लेकर, एक डेडिकेशन जो है, वो अल्फाज इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने बांधे हैं कि वो दिल में उतर जाते हैं। कमाल। ये मैंने इस तरह के फैमिली के साथ हम जा रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़, बड़े खूबसूरत इलाके, वहाँ पर उन्होंने ना गाड़ी में लगा कर, और जब ये लगाया तो यकीन करें आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, कितने खुश नसीब हैं। अपना वतन, आज़ाद वतन, बहुत बड़ी खुश नसीबी है। और वहाँ पर फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना कि आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का वो मौका मिले। आपको अब तक जितना काम किया है आपने, अपना ड्रामास के लिए भी, अब तो ड्रामा हो ही नहीं सकता जी जब तक उसका साउंड ट्रैक नहीं होगा। फिल्म्स में तो हमारे यहाँ है। सबसे ज़्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा? कोक स्टूडियो का भी आपने एक्सपीरियंस कर लिया है छोटी सी उम्र में, सब आई थिंक लाइफ चेंजिंग वाज कोक स्टूडियो, बिकॉज एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से आई वाज एन A-lister आर्टिस्ट। तो कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद स्ट्रिंग्स वाज इनक्रेडिबल, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। तो और आई रिमेंबर व्हाइल आई वाज सिंगिंग एंड रिकॉर्डिंग दैट सॉन्ग, तो बाबा बाहर रो रहे थे और मुझे उन्होंने बाद में बताया। तो इट इज़ रियली क्लोज टू आवर हार्ट्स, आई मीन पूरी फैमिली के लिए। और बाकी तो OSTs वगैरह मैं करती रहती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है। आजकल हम तुम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी कि रमज़ान मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है। ज़बरदस्त। चले, आपका अपना फेवरेट जो सॉन्ग है, अच्छा, जो आपको लगता हो अच्छा? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज अच्छा, सब अच्छे हमारे लगते हैं। बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं फेवरेट, तो उसमें से एक चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। बट आई कोई भी जो आप। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नहीं कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जया मैनू दिसदा नहीं कोई। तेरी रावा विच, ओ तेरी रावा विच, ओ तेरी रावा विच, ओ तेरी रावा विच अखियां विछावा, तेरी रावा विच अखियां विछावा नी तेरे जया होर दिसदा, नी तेरे जया होर दिसदा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। Thank you. अच्छा, महक, जब आपको स्ट्रगलिंग पीरियड ख़त्म हुआ तो वो कौन सा आपका सॉन्ग था जिसने आपको, एक होता है ना कि आप चल रहे होते हैं लेकिन एक गाना कोई होता है कि जो मैंने आपको लाला का सॉन्ग गाया था कहीं तेरी है? काली, और वो बहुत वायरल हुआ था। उसकी वजह से मुझे इंटरनेशनल टूर्स मिले, स्टिल लाइक बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इंडिया से बहुत प्यार मिला। मैंने वहाँ फिर गाना भी गाया, मैं उनके अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुई, और लाइक फिर चलता गया, फिर रुका नहीं सफ़र। नॉमिनेशन तो आपकी माशाल्लाह कई हो चुकी हैं, अब कई हो चुकी हैं, तो वो गाना याद आता होगा वो वक्त भी, लेकिन स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती अभी भी। आप कहते हैं एक तो सीखने की उम्र कोई नहीं होती है, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, और स्ट्रगल नहीं कह सकते उसको, लेकिन काम करने की भी हर आप मेहनत तो हमेशा किताब से जो आपने पढ़ा होता है वो एक्सपीरियंस अलग है, जो ज़िंदगी का भी ज़्यादा होता है। हाँ। उससे आप सीखते रहते हैं, सारी ज़िंदगी सीखते हैं। फेवरेट आपके कौन है सिंगर्स में? ये भी वो दामिया वाली बात के मुश्किल सवाल है। मेरे पक्के सिंगर्स जो थे ना शुरू से, लाला हो गए, मैडम नूर जहाँ, रेशमा जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मैं इन सबको सुनते हुए बड़ी यानी हमारे फोक घर का पे इसका कैसेट्स मतलब होती थी। हाँ, है, एंड फोक सूफिया म्यूजिक जो है वो ऐसे। ज़्यादा होता है। अच्छा, फोक का अपना ही एक अपना मज़ा है, जी। क्योंकि वो आपकी एक कल्चर में, एक मिट्टी में होता है, उसकी एक अपनी ही एक महक, एक खुशबू है। एंड ट्रस्ट मी, सुनने में। सदियाँ गुजर जाएंगी, साल गुजर जाएंगे, ये फोक हमेशा जिंदा रहता है, ये वो म्यूजिक है। म्यूजिक। अच्छा, एक अजीब बात है तो सही, लेकिन कई दफ़ा मुझे समझ नहीं आती कि जो पंजाबी है
अब उसका मिक्स उर्दू में भी है, आप वेस्ट में चले जाएँ, जिस तरह आप ढोल, इसके बगैर आप, मैंने एक दफ़ा पढ़ा, और चूँकि आप करंट अफेयर्स को देख रहे होते हैं तो वही अखबारात हैं, वही वेबसाइट्स हैं, तो उनमें टॉप पर ये था कि जी जो इंडियन सॉन्ग्स में भी पंजाबी अगर होगी उसका मिक्सचर होगा, ये भंगड़ा सॉन्ग्स ये यूरोप में भी बहुत ज़्यादा ये फेमस होते हैं। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि भाई वहाँ भी ये सॉन्ग्स इतने ज़्यादा जो भंगड़ा अगर म्यूज़िक को पढ़ा जाए ना, क्योंकि सामा तो इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, म्यूज़िक के ना डिफरेंट वो स्टाइल्स होते हैं, लाइक पॉप, जैज़, इसी तरह से जो फोक और सूफी है ये इंटरनेशनल म्यूज़िक है, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको जाना जाता है और माना जाता है। तो आप अपना फेवरेट सुनाइए। मैं मैडम नूरजहां का एक गाना गाऊंगी। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। माशाल्लाह, वाह, so good. वाह, कमाल कमाल, क्या बात। बाज़ ऐसे सिंगर्स होते हैं कि जो जिसको कहते हैं ना लफ्ज़ अमर, जिनके लिए वो है कि वो फिर हमेशा, जिस तरह आपने नूरजहां मैडम का कहा, इसी तरह नुसरत फ़तेह खान साहब हैं, ईसा खिलवी साहब हैं, इस तरह और बहुत हमारे माशाल्लाह अपने नाम लेते चले जाएं, तो उनका जब भी गाएं तो वो एक अजीब आपको नॉस्टैल्जिया जिस तरह कहते हैं ना, वो याद आ जाती है एक दौर, और वो हमेशा होता है, और उसी से फिर कई और चीज़ें निकलती हैं। जिस तरह अभी सामल जिस तरह बता रहे थे कि इनके वालिद साहब ने ये गाना पहले गाया और उसमें एक नई चीज़, और वो किस तरह से मर्ज हो गया और बड़ा खूबसूरत। अच्छा रिश्मा, आपने शुरू में बताया कि सब चीज़ों का आपको शौक़ है, तो इंस्ट्रूमेंट्स का भी डिफरेंट का शौक़ होगा फिर, इसका मतलब है आपको? सबसे पहले मैंने गिटार सीखा था, ठीक, फिर मैंने कॉन्गो सीखा, उसके बाद थोड़ा सा हारमोनियम सीखा, उसके बाद आई जंप इनटू ढोल। और ढोल मैंने सीखा अपने शौक़ के लिए था, वो शौक़ में मैंने उसको प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का रिस्पांस बहुत, ओह बंदी ढोल प्ले करिए, लड़की ढोल प्ले करिए, तो वो होता वो एक मुझे टैग लाइन मिल गया, पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ढोल प्लेयर। तो वो फिर वो एक स्टेज तैयार हो गई, ये था। तो अभी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स आप बजाते हैं लेकिन नहीं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, इन्होंने बुफे एक ट्राई किया मेन जो था मेन्यू, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, जैसे प्रैक्टिस है गाने की, वैसे इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे ही है। तो जब से आई स्टार्टेड ढोल, मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ ढोल है, और मेरा इससे माइंड थोड़ा सा भी नहीं हटता। लेकिन अभी नाउ डेज मुझे ड्रम्स का शौक हुआ है कि मुझे ड्रम्स प्ले करने आने चाहिए, जस्ट फॉर माई सेल्फ। तो इंशाल्लाह वो भी सीखूंगी, लेकिन सिर्फ अपनी हद तक। लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो मेरी इससे ही वो नहीं फुर्सत होती है कि मैं किसी और इंस्ट्रूमेंट की तरफ स्विच करूँ, उसकी तरफ, ड्रम्स की तरफ मेरा माइंडसेट है। लेकिन ढोल एकदम उधर होना वो फिर थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगता है कि नहीं, ढोल मुझसे नहीं छूटेगा। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपको हाँ, ये बिल्कुल मेरे साथ है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वरना डर गया था कि कुछ लोग कहेंगे अब ये ड्रम्स में आने लगी है तो ये उसमें भी मशहूर हो जाएगी, हम फिर उसमें भी पीछे रह जाएंगे। लेकिन तसल्ली रखें, अगर ये ढोल से इधर नहीं होगा। अगर ये ड्रम्स प्ले करेंगे तो आई वुड लव टू वर्क विद हर, लाइक ये मेरी बैंड मेंबर होंगी। चलिए देख लें, आपको ये भी ऑफर भी आ गई है। चलें जी, थैंक यू। अच्छा सामल, आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं पियानो। अच्छा, सो पियानो मैंने बहुत यंग एज से सीखा, ऑन एंड ऑफ फिर मैं रहा। मेरी कॉम्पोजिशंस मैं जब बनाता हूँ तो मैं असल में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का जो कॉम्पोजिशन का तरीका होता है वो मुझे बड़ा इंस्पायर करती है। मैं किसी भी मूड में बैठा हूँ, नोट्स लिखे होते हैं, हाँ जो स्टाफ होता है उस पर बेस क्लेफ एंड ट्रेबल क्लेफ का पूरा एक प्रोसेस होता है, बट वो तो एक टेक्निकल लेवल पर है, वो मैंने सीखा। मगर उसके साथ साथ जो मैं वेस्टर्न क्लासिकल मसलन बाक है उसको मैंने बहुत सुना। तो जब मैं इंस्पायर होने की कोशिश में होता हूँ, अपनी इंस्पिरेशन ढूंढ रहा होता हूँ, तो वो मेरा एक
एक रीजन है जहाँ पे मैं जाता हूँ और उस रीजन में बैठ के फिर मैं हेडफोन्स लगा के आई जस्ट गेट लॉस्ट। सबसे मज़ा किस काम में आता है? बाज़ औक़ात होता है ना, लोग एक्टिंग करते हैं तो करते करते डायरेक्शन में चले जाते हैं, कहते हैं यार डायरेक्शन का एक अपना एक है। इसी तरह आप लिखने में आ जाएं तो बाज़ लोग कहते हैं जी जो लिखने का है वो और ही बात है। तो आप इतने काम कर रहे हैं तो वैसे कौन सा ज़्यादा आपके दिल के करीब है या जिसको आप बहुत ज़्यादा गाना। एंजॉय करते हैं? गाना। हाँ, जो गाना एक ऐसी फीलिंग्स आपकी रिलीज़ होती हैं और आप एक ऐसे वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ पर यू फील योरसेल्फ एंड व्हेन यू फील योरसेल्फ दैट्स द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग यू कैन एवर फील। कि जब आपकी अपनी आवाज़ हो और आवाज़ गाने में ना हो, किसी भी तरह से आप अपनी एक पर्सपेक्टिव लोगों के सामने अगर रखने जाते हैं, वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपको देता है। तो मैं गाने के थ्रू वो महसूस करता हूँ। सो फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। ले जी, सबसे ज़्यादा जो दिल के करीब है वो है गाना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।